होने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। ठीक है, तो ये संभावना आरओ के एग्जाम में ज्यादा रहेगी। पीसीएस के लिए फिलहाल हम लोग अभी देखें, समग्र श्रेणी में मद्रास नंबर 1 पर है। कौन कौन नंबर 1 है? मद्रास। वैसे आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है। मद्रास की स्थापना, मद्रास का नाम चेन्नई कब से किया गया था, कोई बताइए? मद्रास का नाम चेन्नई कब से किया गया था? एक अच्छा प्रश्न है ये। मद्रास का नाम चेन्नई कब से किया गया था? 1700। अरे सर, कहाँ जा रहा है 1700 में? नहीं पता, 1996 में लिख लीजिए। 1996 है उन्नीस सौ शायद। छियानवे में 1996 में। ठीक है, 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई किया गया था। आईआईटी मद्रास समग्र श्रेणी में नंबर 1 पे है। आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 2 पे है। आईआईटी बॉम्बे नंबर 3 पे है। आईआईटी दिल्ली नंबर 4 पे है। और आईआईटी कानपुर यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, टॉप 5 में आईआईटी कानपुर भी शामिल है। तो यूपी स्पेशल का प्रश्न यहाँ से बनेगा कि समग्र श्रेणी में, एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान नंबर 1 पे रहा? वह है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो अब इसका जो कोड है इसे देखिएगा, मद्रासी बम्बा दिल का खड़के। मद्रासी बम्बा दिल का खड़के। मद्रास से हो जाएगा मद्रास, बम से हो जाएगा बंगलुरु, बा से हो जाएगा बॉम्बे, दिल से हो जाएगा दिल्ली, का से हो जाएगा कानपुर, और खड़गे से हो जाएगा खड़गपुर। खड़गे से हो जाएगा खड़गपुर। 6 लोगों का नाम यहाँ पे सीक्वेंस में कर दिया है। आने की संभावना यहाँ से प्रश्न ज्यादा है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग हर बार आती है, हर साल जारी होती है, और यहाँ से रैंकिंग के प्रश्न आयोग बहुत उठा रहा है इस समय। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। क्रम याद हो जाए तो ठीक है, मद्रासी, बंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, ऐसे याद रखिएगा। कोड याद करना चाहिए तो कोड याद कर लीजिए। अब आइए, अलग अलग जो श्रेणियां हैं, जो महत्वपूर्ण श्रेणी है उसको मैंने लिख दिया है। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास 1 पे है। रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 1 पे है। नवाचार में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे है। ठीक है, उसको सामने ही लिख दिया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग जो मैंने लिखा है? इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है। अनुसंधान यानी रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 1 पे है। नवाचार में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? तो हैंड टेस्ट कर दीजिए, फिर हम आगे अगली तरफ लाइन पे ले जाएं। किसी को समझ में नहीं आया क्या ये वाली लाइन? अच्छा, चलिए आ गया हैंड पेज आप लोगों का। तो प्रबंधन में, अब देखिए, प्रबंधन में मैनेजमेंट में आईआईएम मद्रास है। मैनेजमेंट में कौन है? आईआईएम मद्रास। एक मिनट सर, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। मद्रास आईआईएम आ जाएगा क्या? ऐसे तो डाउट में आ गया है। तब तक रुकिए, उसको देख लेंगे। मेडिकल में एम्स, मेडिकल में तो एम्स आईआईएम के सिवा अहमदाबाद होगा सर, आईआईएम अहमदाबाद शायद हो। अहमदाबाद है। सॉरी सॉरी सॉरी, अहमदाबाद इसको कर लीजिएगा आप लोग सर। तो वो मद्रास दिमाग में चल रहा था, तुरंत दिमाग में लिखा गया। क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद लगातार रहा है, ठीक है, हमेशा से आईआईएम अहमदाबाद ही रहा है। प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद है। मेडिकल में एम्स दिल्ली के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मेडिकल में एम्स दिल्ली के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता है। और राज्य विश्वविद्यालय में अन्ना राज्य विश्वविद्यालय है चेन्नई का। अन्ना राज्य विश्वविद्यालय कहाँ का है? चेन्नई में है। अन्ना राज्य विश्वविद्यालय तमिलनाडु में। मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू नंबर 1 पे है। इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर कॉलेज में, मतलब जो कॉलेज है उसमें हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे है। और वास्तुकला में आईआईटी रुड़की नंबर 1 पे है। ठीक है, आईआईटी रुड़की। अब एक चीज बताइए, जो भूकंप से संबंधित अनुसंधान और रिसर्च होता है वो कहाँ पे होता है मैक्सिमम? रुड़की, रुड़की से। हाँ, आईआईटी रुड़की में। तो यह भी रुड़की। याद रखिएगा, भारतीय वास्तुकला संस्थान भी कहाँ पर है? रुड़की में ही है। ठीक है, वास्तुकला जो संस्थान है वो भी कहाँ पे है? रुड़की में ही। तो ये था एनआईआरएफ रैंकिंग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है उसे कर दिया गया है। अब आइए नीचे, जो आज कल परसों के 2-3 करंट अफेयर्स थे वो है, फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना कहाँ लगा रहा है? तमिलनाडु में। कहाँ लगाएगा? तमिलनाडु में। फोर्ड कंपनी है, कार कंपनी है, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, और फोर्ड जो है अपना लगा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में। ऐसा मतलब उसने घोषणा की है कि मैं तमिलनाडु में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर अगला इंपॉर्टेंट है डिफेंस एविएशन एक्सपो। डिफेंस एविएशन एक्सपो का आयोजन कहाँ हो रहा है? जोधपुर में हो रहा है। आप लोग आज के प्रश्न को, अच्छा नहीं, चलिए आज के प्रश्न को तो पढ़े ही होंगे, आगे आएगा ही। डिफेंस एवियन एक्सपो कहाँ हो रहा है? जोधपुर में हो रहा है। और 12 से 14 सितंबर यानी आज उसका समापन था। 12 से 14 सितंबर इसका समापन था। याद रखिएगा, डिफेंस एवियन एक्सपो कहाँ हो रहा है? जोधपुर में हो रहा है।
पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुर कर दिया गया है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुर या विजयापुर, कहीं कहीं मिल रहा है, कोई विजयपुर बता रहा है। दोनों नाम जो भी आए, श्री विजय या श्री श्री विजय। विजय आए, हाँ श्री विजय या श्री विजय जो भी है आप लोग करिएगा। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, वैसे पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर पड़ता है? दक्षिणी द्वीप। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर? दक्षिणी द्वीप हाँ, सर, पोर्ट साउथ। ब्लेयर दक्षिणी द्वीप पर पड़ता है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी द्वीप पर पड़ता है। और डेल रिम्पल पास कहाँ पे है? डेल रिम्पल पास, डेल रिम्पल पास, किसी का माइक ऑन है सर? माइक अपना ऑफ रखिए प्लीज। डेल रिम्पल पास कहाँ पे है? कौन सा सर, एक बार फिर से। डेल रिम्पल, डेल रिम्पल पास छोटा अंडमान के नीचे है सर। आप लोगों को कोड बताया गया था, उम्मीद छोड़े 10 कार नल बनी महान सुमात्रा। कोड याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, अच्छा, और 10 पोर्ट डिग्री ब्लेयर, चैनल सर ना। हाँ 10 डिग्री चैनल के ऊपर है, 10 डिग्री चैनल के ऊपर है डेल रिम्पल पास। सर छोटा अंडमान के दक्षिणी जस्ट नीचे। अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। अच्छा, क्या डंकन डेल पास रिम्पल पास? सर। डंकन वहां पास सर। डंकन है सर, कंफ्यूज मत होइए, डंकन है वहां पे। डेल रिम्पल छोटा अंडमान के नीचे है, 10 डिग्री चैनल के बीच में है। डेल रिम्पल, एक बार सर बोलिए। ठीक है, डेल रिम्पल पास जो है छोटा अंडमान और 10 डिग्री चैनल के बीच में है। चलिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण नाम बदले गए थे पोर्ट ब्लेयर के सिवाय। 2018 में जो नील द्वीप था उसका नाम कर दिया गया था शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप को कर दिया गया था स्वराज द्वीप, और राज द्वीप को कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यहाँ से मैच द फॉलोइंग का प्रश्न बना सकता है आयोग, कि चारों नाम दे देगा और बोलेगा कि मैच करिए इसका क्या नाम है नया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इसलिए दे दिया कि 4 द्वीप है, चारों का नाम बदला गया। और भी द्वीप है लेकिन महत्वपूर्ण 4 हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है फॉर्चून ग्लोबल 500। फॉर्चून ग्लोबल 500 की रिपोर्ट जारी हुई, उसमें वॉलमार्ट नंबर 1 पर है, और हमेशा से फॉर्चून में वॉलमार्ट नंबर 1 पे है। ठीक है, आंख मूंद के लगाइएगा। इंडिया का रिलायंस नंबर 1 पर है फॉर्चून ग्लोबल 500 में, वो भी 86वें नंबर पर। इंडिया का कोई संस्थान जो है किसमें नंबर? 86वें नंबर पे है। ठीक, और सबसे लास्ट में एक नोट करके मैंने लिखा है जो करंट में से था और स्पेस से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम आते थे संसदीय समितियों पर, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रारंभिक परीक्षा से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सर्वाधिक गोल करने वाले हैं रोनाल्डो, 900 गोल कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे इनके 1 बिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे इनके 1 बिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं। सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर हैं रोनाल्डो। तो किस देश से संबंधित है? पुर्तगाल से हैं। किस देश से संबंधित है? पुर्तगाल से हैं। और दूसरे नंबर पर मेसी है, लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के निवासी हैं। अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे है, कोई बताइए? सर लाप्लाटा नदी है क्या? वेरी गुड रोहित सर, ला प्लाटा। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे? ला प्लाटा। ठीक है, तो ला प्लाटा नदी यहां से याद रखिएगा। चलिए आते हैं नोट जो है पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन ये फाल्कन 9 से स्पेस एक्स ने 10 सितंबर को लॉन्च किया था। फाल्कन 9 से 10 सितंबर को इस वो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। और इसमें 2 एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक किया है, जिसका नाम है आइसिक मैन और सारा गिलिस। आइसिक मैन और सारा गिलिस, 4 लोग गए थे, 4 में से 2 ने स्पेस वॉक किया है। तो ये पहली बार है कि प्राइवेट किसी यान से, मिशन से कोई गया है एस्ट्रोनॉट और अंतरिक्ष में स्पेस वॉक कर रहा है। ये पहली बार हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। अब हमने तो कोड बना लिया, आसान है। सारा आइस एस्ट्रोनॉट में, सारा आइस जो है एस्ट्रोनॉट ने फेंक दिया। ऐसे पकड़ लीजिए आप लोग, सारा आइस एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में फेंक दिया। हमने अपने लिए बना लिया, आप लोग अगर इसको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, लिखा नहीं है हमने। सारा आइस एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में फेंक दिया। बस यहां से आपका पोलारिस मिशन, पोलारिस डाउन मिशन 10 सितंबर को लॉन्च किया गया है। आप लोग नोट करना चाहेंगे या फिर आगे बढ़ जाए हम? नोट करना चाहेंगे तो एक बार नोट दूं? नोट कर लिए? चलिए, तो सारा आइस, एक बार सर प्लीज फिर से बोल दें। देखिए सारा आइस, सारा जो आइस है 2 एस्ट्रोनॉट ने मिलकर अंतरिक्ष में फेंक दिया, अंतरिक्ष में फेंक दिया। ठीक है, तो स्पेस एक्स का ड्रैगन मिशन है। और आपको पता ही है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर कई दिनों से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं ना। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। स्पेस वो किसका था? बोइंग का था। किसका था? बोइंग का स्टार लाइनर था,
जिससे ये 2 अंतरिक्ष यात्री गए थे और कई दिनों से फंसे हुए, विगत 3 महीने से वहाँ 4 महीने से वहाँ फंसे हुए हैं। अब स्पेस एक्स जो ड्रैगन का जाएगा वो लेके आएगा, ठीक है। और शायद हमको लग रहा है किसी पोलारिस मिशन के द्वारा ही लाने की योजना है। पोलारिस मिशन में 6 यात्रियों को इस मतलब जो एस्ट्रोनॉट का केबिन है उसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, तो 4 भेजा गया है। संभवतः 2 लोगों को इसी से वापस भी लाया जाए, इसलिए भी ये मिशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ही आएगा आप लोगों को करंट अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज पे, संसदीय समितियों। संसदीय समितियां क्या होती हैं? सबसे पहले तो प्रश्न आता है संसदीय समितियां क्या होती हैं। संसद में काम काज को सुचारू ढंग से करने के लिए जो कार्य है, विधायी प्रक्रिया है, सारी चीजें हैं, एक ही लोग कितना करेंगे, प्रधानमंत्री मंत्री लोग मिलकर कितना करेंगे ना। तो संसद में क्या किया गया, समितियों के माध्यम से कार्यों का आवंटन कर दिया गया। संसद में समितियों के माध्यम से कार्यों का विभाजन कर दिया गया और अलग अलग समितियां अलग अलग कार्यों को देख लेती हैं और जिससे संसद की जो उत्पादकता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो संसदीय समितियां क्या करती हैं, संसद के जो कार्यभार है उसको क्या करती हैं, हल्का कर देती हैं। संसदीय समितियां संसद के कार्यभार को क्या कर देती हैं, हल्का कर देती हैं। और वो क्या करती है, महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेके लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करती है। लोकसभा संसदीय समितियों के जो सिफारिशें होती हैं उन पर माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, मानता भी या नहीं मानता है वो लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है, ठीक है। अब संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। प्रश्न यहां से बनेगा ज्यादा, मेंस में बनना है संसदीय समितियां किसे कहती हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख करते हुए किसी एक समिति का वर्णन कीजिए, मेंस में बनेगा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में बनेगा कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं, वो है 2, अस्थाई और तदर्थ। अस्थाई और तदर्थ। जो अस्थाई समितियां होती हैं ये लगातार काम करती हैं। अस्थाई समितियों की विशेषता क्या है, ये लगातार काम करती हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, यानी 1 साल के लिए गठित होंगी फिर अगले साल दूसरी बन जाएंगी। तो अस्थाई समितियां कौन सी हैं, जो लगातार काम करती हैं। 1 साल कार्यकाल होता है, जैसे कार्यकाल खत्म होगा फिर से दूसरी बार तुरंत गठित कर दिया जाएगा, ठीक। और तदर्थ समितियां होती हैं, ये अस्थाई समिति ही बोलते हैं। वैसे भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश किस अनुच्छेद के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, आप लोग बताइए। 127 127 सर। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग अच्छे ढंग से तैयार किए हैं। तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, इसे एडहॉक भी बोलते हैं, एडहॉक जज, ठीक है। तो ऐसे ही तदर्थ कमेटियां हैं, ये कुछ समय के लिए कार्य करती हैं, यानी किसी खास उद्देश्य के लिए गठित की जाएंगी और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो गया उस संसदीय समिति को क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष भंग कर देगा। उस संसदीय समिति को लोकसभा अध्यक्ष क्या कर देगा, भंग कर देगा। और उन्हीं में से एक कमेटी है, तदर्थ कमेटी में से एक कमेटी है संयुक्त संसदीय कमेटी, जिसे बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आगे ये कमेटी गठित की गई है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है जेपीसी तदर्थ कमेटी है, इसे याद रखिएगा। अस्थायी समिति है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर गठित की जाती है, जैसे ही इसका उद्देश्य पूरा होगा भंग कर दी जाएगी। लेकिन अस्थायी समिति में आप देख रहे हैं पीएसी लिखा हुआ है, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी अर्थात लोक लेखा समिति। लिखिएगा मत, अगले पेज पे लिखा हुआ है साफ साफ, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, ये महत्वपूर्ण है, अस्थायी समिति है। एस्टीमेट कमेटी, ये भी महत्वपूर्ण है, प्राक्कलन समिति जिसे बोलते हैं। और पीएसयू यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये 3 समितियां हैं जो अस्थायी हैं। और तदर्थ समिति जो है जेपीसी है। और 24 विभागीय समितियां हैं, ये याद रखिएगा। विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, 24 है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ नोट नहीं है। विभागीय समितियों की संख्या 24 है, ठीक है। विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, 24 है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए जहां से प्रश्न आएगा, मैच द फॉलोइंग। ओके मैम, सरिया मैम, ठीक है। देखिए, जो एक है परमानेंट कमेटी, एक है एडहॉक कमेटी, ठीक है। तदर्थ जो होता है वो एडहॉक कमेटी होती है और जो परमानेंट कमेटी होती है वो परमानेंट के लिए काम करती है। इसमें जो पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी है ये 1 ईयर के लिए क्या होगी, इस्टेब्लिश की जाएगी। और इसका जो अध्यक्ष होता है और जो चेयरमैन बनाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो परिपाटी के रूप में जो लोकसभा में विपक्षी दल होता है उसका कोई सांसद बनाया जाएगा। याद रखिएगा, परिपाटी है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रावधान नहीं है कि मतलब अनिवार्य रूप से जो विरोधी दल है या विपक्षी पार्टी, विपक्षी क्या बोलते हैं, विपक्ष, जो विपक्ष होता है, विपक्ष का सबसे बड़ा जो दल होता है, सबसे बड़ा जो पार्टी होती है, उसके किसी सांसद को पीएसी की यानी पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। एस्टीमेट कमेटी जो है उसका चेयरमैन तो लोकसभा से ही होगा और पीएसयू जो है वो भी किसी से बनाया जाएगा। लेकिन कौन बनाएगा,
स्पीकर ही बनाएंगे। एडहॉक कमेटी, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोलते हैं। और ये अभी आगे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अगले पेज पे आ जाइए। ओके, तो जो कमेटियां बनती हैं लोकसभा में 2024-25 के लिए बनी है, उसको देख लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे फैक्ट आपको दे दिए गए हैं। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपके प्रश्न सारे सही हो जाएंगे। चलिए, लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी। पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी का गठन सबसे पहली बार हुआ था वर्ष 1921 में। सबसे पुरानी समिति अगर पूछे तो आंख मूंद के लगाइएगा, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी। ठीक है, तो 1921 में स्थापित हुई थी। केसी वेणुगोपाल, यानी इस बार लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, केसी वेणुगोपाल बनाए गए हैं। केसी वेणुगोपाल बनाए गए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार 1921 में स्थापित किया गया था और तब से लेकर यह निरंतर कार्य कर रही है। तब से लेकर यह निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 22। सदस्य संख्या कितनी है? 22, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि सार्वजनिक व्यय की जांच करना। याद रखिएगा, सार्वजनिक व्यय की जांच कौन करेगा? पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी करेगा। यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसकी जांच कौन करेगा? तो लोक लेखा कमेटी करेगी। अब जो सार्वजनिक व्यय है वो कैसे पता चलता है, कोई बताइए? सार्वजनिक व्यय कैसे पता चलता है कि सार्वजनिक व्यय कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, ये कैसे पता चलता है? काइट की रिपोर्ट के आधार सीएजी, सर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर नीचे लिखा है, सीएजी की रिपोर्ट की छानबीन करता है। इसीलिए क्या होता है, सीएजी जो है इस कमेटी की मार्गदर्शक भूमिका में होती है। ठीक है, मित्र की भूमिका में होती है, फ्रेंड की भूमिका में होती है। यानी लोक लेखा समिति को ये नहीं पता है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो सीएजी के जो लोग होते हैं उनको बुला के उनसे मार्गदर्शक या मित्र की भूमिका में कार्य करवाती है कि आप लोग बताइए कि क्या क्या किए। ठीक है, तो अगर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सीएजी इसके मित्र या फ्रेंड के रूप में एक अलग जो भूमिका है उसको निर्वहन करती है, तो लोक लेखा समिति। आप लोग प्रश्न याद करिएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली कमेटी? एक बार हैंड रेज कर दिए, फिर हम अगली कमेटी पे चलें। ये कमेटी अगर समझ में आ गई, अगर किसी को फिर से समझना तो फिर से एक बार बोल देंगे हम। चलिए, तो मैक्सिमम लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, ये संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है एस्टीमेट कमेटी। इसके 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30। कितने सदस्य हैं? 30। संसदीय जो अस्थायी समितियां हैं उसमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वर्तमान में संजय जायसवाल जी बनाए गए हैं। 1921 से इसे भी बनाया जाता है, लेकिन ये सबसे पुरानी नहीं मानी जाती क्योंकि इसका पुनर्गठन किया गया 1950 में। पुनर्गठन किया गया 1950 में। किसकी अनुशंसा पर? जान मथाई। जान मथाई के बारे में कुछ आप बताएंगे क्या? आप लोगों ने नाम सुना है क्या कि नया नया नाम लग रहा है जान मथाई? जॉन मथाई। अंतरिम सरकार में पहली बार सर वित्त हाँ, विधेयक पेश, जी पहली बार जी सर जी 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 सर जी जी वाणिज्य मंत्री, जी बाद में रेल मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है पहली बार आपकी आप लोग। तो वाणिज्य जान मंत्री, बाद में मथाई, रेल मंत्री। ठीक है, तो जान मथाई 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये काम करती है एस्टीमेट का। एस्टीमेट आप समझ रहे हैं ना? आप लोग घर में या अपना घर पे आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से आपके पास बजट आता है, आपके खर्चे के लिए आ रहा हो या फिर आप अपने खर्चे के लिए खुद भी कमा रहे हो, तो आपके पास बजट आता है। तो बजट का अनुमान क्या करते हैं? पहले से लगा के चलते हैं कि हमारा इनकम इतना होगा और हमारा खर्चा इतना होगा। ठीक है, तो एस्टीमेट कौन कर रहा है? एस्टीमेट यानी अनुमान कौन लगा रहा है? नाम से ही स्पष्ट है कि अनुमान कब लगाया जाएगा? खर्च होने के बाद अनुमान लगाएंगे कि खर्च होने से पहले लगाएंगे? बताइए आप लोग। खर्च होने से पहले सर। खर्च होने से पहले, यानी एस्टीमेट कमेटी, हाँ, एस्टीमेट कमेटी खर्च होने से पहले बजट अनुमानों की जांच करता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है, जो एस्टीमेट कमेटी है व्यय नहीं होगा, यानी एक्सपेंडिचर से पहले वो क्या करेगी? अनुमानों की जांच कर लेगी कि जो अनुमान आपने प्रस्तुत किया क्या वो वाजिब है या इसमें कुछ काट छांट की जा सकती है, कमी की जा सकती है। इसमें 30 सभी सदस्य लोकसभा से इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो बजट प्रस्तुत होता है वो एक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है। आप सभी को पता है बजट जो प्रस्तुत होता है धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है? पता है कि नहीं पता है? कि वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है? बताइए आप लोग, प्रश्न यहाँ से बनेगा। जब बजट प्रस्तुत होता है
अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है, तो वो किसके रूप में प्रस्तुत होता है? वो धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है धन विधेयक सर। धन विधेयक के रूप में सर। धन विधेयक। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत दिया है। बहुमत हमेशा सही नहीं होता है। धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत नहीं होता है, वो होता है वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर सर। तो जब तक प्रस्तुति नहीं हो कैसे चेयर हम मान लेंगे धन विधेयक? आप बताइए, आप लोग क्या इस तर्क से आप लोग सहमत हैं? जी सर। कंफर्म हो गया सभी को कि वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत होगा, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो क्या करते हैं, इसे धन विधेयक के रूप में क्या करते हैं, टैग दे देंगे, और धन विधेयक के रूप में वो क्या किया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। और राज्यसभा में जैसे ही धन विधेयक के रूप में जाएगा तो अधिकार उसके हो जाते हैं सीमित, अर्थात 14 दिन के भीतर ही उसे निर्णय लेना पड़ता है। जो भी अनुशंसा करना है कर दो, लोकसभा मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो कोई चिल्लपो नहीं करोगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बजट पर जो धन विधेयक होता है, यानी धन विधेयक पर जो मनी बिल होता है, मनी बिल पर मोस्ट पावरफुल कौन है? लोकसभा है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल कौन है? लोकसभा है। तो एस्टीमेट कमेटी समझ में आ गई सबको, उम्मीद करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज क्लियर करना था। जी सर, रोहित सर। सर एक चीज क्लियर करना था सर, जैसे आपने ये बताया कि जो हमारा बजट है उसको जब पहले पेश किया जाएगा तो वो वित्त विधेयक रहेगा, फिर जब उसके स्पीकर अपना स्वीकृति देगा तो वो धन विधेयक के तौर पे जाएगा राज्यसभा में। आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, यही है। देखिए, अब प्रश्न आया हुआ आयोग में कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ठीक, स्टेटमेंट सही है या गलत? सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक होते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, अब दूसरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? नहीं, ये सही नहीं है। गलत है ये। समझ में आ गया आप सभी को? सर हम एक बोले जितने भी पार्टिसिपेंट है। सर। जी सर, बोलिए सर। शक्ति सर। सर सब ये है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, और जो धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं वो साधारण विधेयक से रिलेटेड विधेयक होते हैं। हाँ, और देखिए अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में चर्चा है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध है, जबकि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में, अर्थात मनी बिल के संबंध में चर्चा है। अनुच्छेद 117 अनुच्छेद यानी सर 110 110 मैंने आपने जो बोला शब्द आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या? 109 बता रहे हैं। हमने जो बोला उसको सुनिए। हमने बोला है कि विशेष प्रक्रिया 109 में है। विशेष प्रक्रिया 109 में है, और धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। मैंने अभी डिफिनेशन नहीं बोला था वहां पे। शब्दों को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि संसद में ना शब्दों का खेल है। ठीक है, पूरे संविधान में। तो समझ में आ गया आपको कि अगर विशेष प्रक्रिया पूछेगा, मैंने अभी बताया ना कि वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष परिचर्चा, यानी फाइनेंस बिल के संबंध में स्पेशल जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 117 में है, और मनी बिल के संबंध में जो स्पेशल प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में है। मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में, अर्थात 110 में डिफाइन किया गया है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग बताइए। ठीक है, बड़े हम आ गए। चलिए, कन्हैया सर कुछ आपको बोलना है क्या? हैंड रेज कर रहे हैं कन्हैया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, जी नहीं कमेटी, पब्लिक सेक्टर कमेटी बोलते हैं, पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर कमेटी या पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं इसको। सार्वजनिक उपक्रम, दरअसल जब भारत आजाद हुआ ना, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना बहुत तेजी से होने लगी जवाहरलाल नेहरू के समय में। और जब सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हुई, संसद से व्यय हो रहा था, पैसा जा रहा था सार्वजनिक उपक्रम समितियों के उपक्रम के लिए, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, क्या हमारे पास रिजल्ट आया, ये सब पता नहीं चल रहा था। तो सांसदों ने, विपक्षी दलों ने इसका, जब संसद ने प्रश्न उठाया तो कृष्ण मेनन समिति के गठन किया गया। कृष्ण मेनन समिति गठित की गई, और उसी समिति की सिफारिश पर 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति की गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में बनाए गए वैजयंत पांडा जी। कौन बनाए गए हैं? वैजयंत पांडा जी। इसमें भी वही 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। रेशियो आता है, आप लोग रेशियो याद रखिएगा, किसी भी कमेटी में जो रेशियो रखा जाता है, मैक्सिमम जो कमेटियां हैं वो कमेटियां हैं 2:1 का। मैक्सिमम समितियों की जो कितनी है? 2:1 की है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करती है? पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, उनके खातों, उनकी रिपोर्टों की जांच करता है। तो देखिए अब महत्वपूर्ण तथ्य समझिए, सीएजी यानी कैग जो है रिपोर्ट तैयार करता है पीएसयू की भी और अन्य खर्चों की भी, लेकिन जांच करने के लिए जो संसद में कमेटी है वो अलग अलग है। अगर पीएसयू से संबंधित कोई रिपोर्ट है, खाता है, तो उसकी का जांच कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कमेटी है वो करेगी, यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति करेगी, और जो अन्य खर्चे हुए हैं उसे करेगी पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे जेपीसी की तरफ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 2024 को गठित किया गया। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए गए हैं। ठीक, अब किसके लिए गठित किया गया? मैंने पहले ही बताया कि ये तदर्थ कमेटी है, अर्थात जैसे ही इसका काम पूरा होगा तो तुरंत क्या कर दी जाएगी? भंग कर दी जाएगी। अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वर्तमान में गठित की गई है, इसके किसके लिए गठित की गई है? वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में गठित की गई है। वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में गठित की गई है। यह विधेयक 1995 में आया था। कब आया था? 1995 में आया था। और वर्तमान में सरकार को संशोधन करना चाहती है, तो सांसदों की मांग के आधार पर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का करंट का जो सेशन है और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और हिमालय से संबंधित है, आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने हैंड रेज कर दिया, इसका मतलब समझ में आ गया है। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, कुछ पूछना है तो अगर माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं रखेंगे। बहुत टाइम हम लोग बेस से ही पूछ रहे थे, तो टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया आज का। एक चीज जानना है आप लोगों का फीडबैक कि आप लोगों को जो करंट अफेयर की जो सीरीज चलाई जा रही है कैसी लग रही है? आप लोग कृपया बताने का प्रयास कीजिए कि अच्छी है, या फिर कमेंट के माध्यम से कुछ भी सर सुझाव बहुत देना अच्छी चाहते है। सर बहुत अच्छी है, बस एक हल्का सा सर हल्की सी इंग्लिश जी सर। कहीं कहीं पे ऐड कर दिया करिए, उससे बहुत हेल्पफुल हो बिल्कुल सर, जाएगा। बिल्कुल सर। सॉरी सर, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, अब आ जाएगा इंग्लिश, क्योंकि मैम 2-3 लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के वर्ड लेके आऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड रखने से ये भी फायदा होगा ना कि मतलब मान लीजिए आयोग कुछ वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में लेके आता है। जैसे आज मैंने देखिए आप लोगों के सामने इंग्लिश के कई सारे वर्ड लेके आए हैं, तो ऐसे ही अब आगे चलेंगे। ठीक है सेशन में। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों को अच्छा लग रहा है ये सीरीज, और उम्मीद करेंगे कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्टिव होगा। हम लोगों के बैच से सबसे अधिक सिलेक्शन निकालना है, चाहे किसी भी तरह से निकाला जाए। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग कल फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। सर। तुरंत ही हटा दिया।
धन्यवाद।